ठीक है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सूबेदार इंद्रपाल सिंह राजपूत सर। तो फ्रेंड्स, जो सर के साथ का भी इंटरव्यू बड़ा जोरदार होने वाला है, दिख ही रहा है सर हमारे बड़े एक्टिव हैं इन सब चीज़ों में। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके दर्शकों और आपके विद्यार्थियों को कुछ गाइडलाइंस दे सकता हूं उनके सुनहरे भविष्य के लिए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दूसरा ये कि मैं एक बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूं, गांव का व्यक्ति हूं, किसान का बेटा हूं और किसानी से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हूं। किसानी होती हमारे घर पे और गांव का व्यक्ति हूं। गांव में मेरी पढ़ाई हुई है। इसके बाद एक कस्बे उदयपुरा जिला रायसेन के हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूं। इसके बाद मेरी जॉब लग गई थी, आरक्षक में सिलेक्शन हो गया था 2009 में। इसके बाद मेरी नियुक्ति जो है सागर में हुई थी एज अ कांस्टेबल। वहाँ मैंने ट्रेनिंग के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी सब इंस्पेक्टर सूबेदार बनने के लिए। और उस दौरान मैंने सागर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। और मैं सभी देखने वालों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने मन में यह भ्रम निकालें कि प्राइवेट स्कूल या CBSE माध्यम या ICSE माध्यम या MP बोर्ड में अंतर रहता है, या नवोदय विद्यालय से जो कोई पढ़ता है वो डायरेक्ट अधिकारी बन जाता है। ये सब भ्रम हैं। आदमी के अंदर काबिलियत कितनी है खुद पढ़ने की, इससे वो पोस्ट पाता है। माध्यम में कुछ नहीं होता, हिंदी हो इंग्लिश हो, आदमी के अंदर लगन कितनी है, वो चीज़ों को कितना समझ पा रहा है, ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। आप हिंदी माध्यम से हों या अंग्रेजी माध्यम से, वो तो सिर्फ तरीका है लिखने का, पर आप अपने भावों को कागज़ पर कैसे उकेर पा रहे हैं, या आप किताबों को कितना समझ पा रहे हैं और उनको समझने के बाद आप कैसा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में कर पा रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों में, पढ़ने वाले लोगों में सबसे बड़ा भ्रम यह रहता है कि हमारी हिंदी मीडियम से हैं हम, तो हमारी इंग्लिश कमज़ोर होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे टाइम हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ और मेरे जैसे बहुत ही मेरे साथी सब इंस्पेक्टर और MP PSC तक निकालने वाले लोग हिंदी मीडियम से रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मीडियम, सबसे पहली बात ये, आप इस पे मत जाओ कि आपको बच्चों को इंग्लिश मीडियम चाहिए या बड़ा स्कूल चाहिए या बड़ी कोचिंग चाहिए हैं। छोटे छोटे कस्बों गाँव से लोग MP PSC निकालते हैं और छोटे स्कूलों से लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं। तो पहला मेरा आपके देखने वाले सभी दर्शकों को, मेरे साथियों को और जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाइयों और मेरी बहनों को मेरा ये निवेदन है कि सबसे पहले वो इन चीज़ों पर ना जाएं कि गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है, उसकी पढ़ाई पर जब पढ़ाई करते हैं इन चीज़ों पर ना जाएं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आज की बात है कोचिंग संस्थान। हम लोग इतना अंधाधुंध ज़माना चल रहा है कि भाई बिगर कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होता। ये जो भ्रम है ये वास्तव में सिर्फ भ्रम ही है। आप कोचिंग करना बहुत अच्छी बात है, जो सक्षम हैं उनको ज़रूर कोचिंग करना चाहिए। कोचिंग से हमें गाइडेंस मिलता है, वहाँ लोग पढ़ते हैं, लगातार 6-6, 8-8 घंटे की पढ़ाई होती है, तो हम उनको ज्वाइन करते हैं, तो हम भी उनको पढ़ने लेते हैं उनके साथ। पर ऐसा कतई नहीं है कि जो कोचिंग करता है सिर्फ उसी का सिलेक्शन होता है। जो कोचिंग नहीं करता उसका भी सिलेक्शन होता है, ये 100% श्योर है कि उसका भी सिलेक्शन होता है। तो ये जो भ्रम है ये ज़्यादा हो चुके हैं कि कोचिंग पढ़ना ही अनिवार्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सर सेल्फ स्टडी रही है सर? नहीं, मेरी सेल्फ स्टडी के साथ मैं जब SI की वैकेंसी आती थी, मैं दूसरी वैकेंसी में हुआ था, दूसरी तीसरी में, तो मैं जॉब में था। तो जॉब में रहने के साथ अब इतना समय तो जॉब में नहीं मिल पाता है कि हम कोचिंग कर पाएँ, पर मैं 1 महीने की छुट्टी ले लेता था और इस 1 महीने में कोचिंग करता था। उसी को 1 महीने में मैं कोचिंग करता था और मैंने सागर से पढ़ाई की है। सागर में एक कोचिंग संस्थान है आशुतोष तिवारी क्लासेस, वो हमारे गुरु रहे हैं और वास्तव में बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने हमें पढ़ाया है। मैंने 2 साल 1 माह की उनसे कोचिंग की है। पर सर का भी ये कहना था
कि भाई इंद्रपाल, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ही आप आओ, अन्यथा कभी उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया कि आप कोचिंग आओ। पर आखिर में अपना जो पढ़ाई अपन सेल्फ करते हैं उसको एक्चुअली मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए जाता था मैं, कि उससे हमको अपने अंदर अपन ने क्या सीखा उसका परीक्षा लेने का एक समय मिल जाता है। तो अब ये बात हुई कोचिंग की, कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट आज के समय में समस्या है कि भाई इंदौर भाग के आएँ या भोपाल आएँ या बड़ी बड़ी जो संस्थाओं के नाम चल रहे हैं उनके नामों के पीछे भागना। तो मेरे दोस्तों से यह कहना है कि किसी भी कोचिंग संस्थानों के नाम के पीछे ना भागें। नाम में कुछ नहीं रखा, काम करना है, काम करके दिखाना है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। नाम तो सर ये फेक भी यूज़ करते हैं कोचिंग वाले, कितने सारे। मैं अब नाम तो किसी का भी ना, किसी सिलेक्टेड बंदे का ले सकता हूँ ना कोचिंग का, और आप इतना मान के चलो कि जो कोचिंग के जो उनके जो चेहरे दिखाते हैं ना, कोई डीएसपी डीसी ये सब, वो लगभग सबके नहीं होते हैं कि नहीं सर। एक मेरा दोस्त था डीएसपी, उसके 4 कोचिंगों में नाम थे और मैं जानता था उसकी सेल्फ स्टडी है सर। तो कोचिंगों पर ना जाएं, सिर्फ कोचिंग से कुछ नहीं होता, आप खुद भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताऊंगा इंटरव्यू के दौरान कि आपको करना क्या है। एक्चुअल में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि भाई पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। सर अपन इसको उस टाइप से लेते हैं। सबसे सर आप अपना ग्रेजुएशन नहीं बताया सर आपने। मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया है, अपना स्वाध्यायी माध्यम से प्राइवेट किया है। प्राइवेट फॉर्म डाला था और प्राइवेट फॉर्म के बाद 1 साल में डायरेक्ट 1 साल बाद पेपर देने गया था। कौन से बीएससी करी है सर? मैंने बीए किया है हिंदी से। बीए हिंदी से किया है। हाँ। तो सर आप डायरेक्ट ही गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोचिंग में, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम से फोकस किया कि सर आपने और कुछ रखा था? मैं 10वीं में जब पढ़ता था, जब ही मुझे भर्ती होना था आर्मी में, तो मैंने परीक्षाएं देना, मेरा बिल्कुल क्लियर था कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी लगना है और जॉब लेना है। तो मैंने 10वीं के बाद परीक्षाएं देना शुरू कर दिया था। तो 12वीं क्लास में जब मैं आया था तो मेरी जॉब लग गई थी 12वीं में। मैं जिला पुलिस बल सागर में भर्ती हो गया था 2009 में। उसके बाद फिर 18 साल में लग गई सर? हाँ, 18 साल 3 दिन में मेरी जॉब लग चुकी थी आरक्षक में। उसके बाद 2017 में मैं सूबेदार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित हुआ। 2018 में मेरी ट्रेनिंग हुई है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी सागर में। एक चीज़ सर, और अब आपके शहर उज्जैन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सही सर, एक चीज़ मुझे खास पूछनी है सर। आपने आरक्षक जितनी इतनी टफ जॉब के साथ में भी सर आपने सब इंस्पेक्टर जैसी इतनी बड़ी एग्ज़ाम निकाली, तो सर कुछ तो आपकी तगड़ी स्ट्रेटेजी रही होगी, क्योंकि बहुत टफ होती है कांस्टेबल की जॉब भी, आप भी जानते हो, इतनी लंबी। मैं 2 लाइन बोलूँगा और 2 लाइन से आपकी बात लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, हो आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, हो आग कहीं जलनी चाहिए। तो हमें अपने मन में इस आग को जलाना है कि हमें पोस्ट लेना है, हमें आगे बढ़ना है, हमारे परिवार की प्रगति करनी है और हम लोगों के काम आ सकें, ऐसे जॉब लेना है। बात सिर्फ जो पद है सरकारी, प्राइवेट, यहाँ एक बहुत क्लियर बात मैं बोलना चाहूँगा कि प्राइवेट जो नौकरियां हैं वो सिर्फ व्यक्ति पैसे कमाने के लिए करता है, साफ बात है, उसमें आप कोई समाज सेवा नहीं कर सकते हो प्राइवेट में। पर गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो लोगों के काम भी आ सकते हैं, लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं, जो आपसे आपके परिवार की पूरी दशा बदल सकते हैं। आप एक अपना सामाजिक स्तर उठा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ठाकुर साहब, ये है कि अब हम अपने अंदर क्या आग है हमारे अंदर, हम कैसे पदों को पाएँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अब जो आपके चैनल का मुख्य माध्यम है कि जो युवा हैं वो कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयारी करें, तो मेरे इस इंटरव्यू का माध्यम भी यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें अपने साथियों के कि उन्हें क्या करना है एक्चुअल में। सबसे पहले तो मैं
5 बातें 6 बातें आपको बताऊंगा, उसमें पूरा सार निहित है। सबसे पहले तो आप ये छोड़ दें कि बहुत सारी किताबें इकट्ठा करना। मैंने जो गलती की है या लोग करते हैं कि हम 1 करोड़ किताबें ले लेते हैं, इस कंपनी की, इस प्रकाशन की, उस प्रकाशन की। ये नहीं, आप 5 से 10 किताब रखें अपने पास, उन किताबों में से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर कुछ किताबों के नाम बताइए आपने जिन जिन से पढ़ा था। किताबों के नाम तो जो प्रचलित हैं सभी को पता है, पर आप कह रहे हैं तो मैं बताता हूँ। लूसेंट सबको पता है कि एक अच्छा प्रकाशन है, उसमें अच्छी जानकारी है, लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा स्पीडी प्रकाशन है, उसकी किताबें, मैं यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रहा, आप बिल्कुल स्वाभाविक का नाम लें, पर सिर्फ मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोगों का इससे अच्छी जानकारी मिले, जो अच्छी किताबें हैं। पर एक बात यहाँ स्पष्ट है कि मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है। लूसेंट पढ़ने के हिसाब से एक अच्छी बुक है, सबको पता है। स्पीडी ले सकते हैं आप, और SI बनने के लिए 30 नंबर की इंग्लिश आती है, उसके लिए परफेक्ट इंग्लिश, और RS अग्रवाल की मैथ्स और अरिहंत की रीजनिंग, ये जो किताबें हैं इनसे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। MP सर? अरे तो क्या हो गया, अगले साल फोड़ देना। बाकी के मेरे सारे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो रही, घूमने जा रहे हैं, और मैं यहाँ बैठ के नोट्स जुगाड़ रहा हूँ। अब 1 साल फिर बर्बाद हो जाएगा। एक काम कर, अपना फोन दे, ये देख। क्या है ये? नए साल का नया प्लान देख। इस साल कोविड ने, कोचिंग्स ने, बिना गाइडेंस की पढ़ाई ने खराब कर दिया, तो अगले साल के लिए नया प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। टेस्ट बुक पास 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की, और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेस्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। MP के लिए आप टाटा मैकग्रा हिल की बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है MP के लिए। और दूसरे भी जो प्रकाशन हैं उनकी बुक ले सकते हैं। और बुकों के साथ मैं एक चीज़ नई आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो प्ले स्टोर में ऐप हैं, जैसे कि हिंदी ग्रामर के लिए या इंग्लिश ग्रामर के लिए, उन ऐप्स को आप अपलोड अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। क्या होता है, आज के समय में हम पढ़ते हैं, पर हमारे हाथ में अचानक ही मोबाइल आ जाता है पढ़ते पढ़ते, और हम उस मोबाइल में लग जाते हैं, और हमारा समय कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। तो आप ये आदत अपनी डालें कि आप मोबाइल में जो दूसरे ऐप हैं, व्हाट्सएप या जो भी ऐप हैं, वो ना चलाकर आप पढ़ाई से संबंधित ऐप चलाएं। आप उसमें टेस्ट सीरीज लगाएं ऑनलाइन, इंग्लिश ग्रामर ऐप में, हिंदी ग्रामर ऐप में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं, और जो GS के ऐप हैं उन ऐप्स में ऑनलाइन तैयारी करें। तो हम अगर विद्यार्थी हैं तो हमें हर चीज़ से अपना फ़ायदा देखना है कि हमें पढ़ाई से क्या फ़ायदा हो सकता है, आप कहाँ से क्या निकाल सकते हो। तो आप मोबाइल ऐप्स जो हैं, आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में अधिक कोशिश करें कि मोबाइल में पढ़ाई करें, ऐप्स का प्रयोग करें। यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, उनका अध्ययन करें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगाएं, बुक्स हो गई, ऑनलाइन ऐप हो गए। तीसरा, पढ़ाई का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदें हर विषय की, और आंसर शीट खरीद कर लाएं, और पूरी ईमानदारी से अपने घर पर समय देखकर टेस्ट लगाएं। गोला आंसर देखने, जब तक आप टिक कर रहे हैं, गोल भर रहे हैं, जब तक बीच में कोई आंसर ना देखें, जब आप कंप्लीट कर लें फिर उनका ईमानदारी से मिलान करें कि भाई मेरे कितने अंक आ रहे हैं। तो आजकल तो सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी आती है सर। अब तो जैसे व्यापम की एग्जाम सीधे कंप्यूटर पर ही होती है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी है, परीक्षा ऐप, टेक्स्ट बुक, इन सब की सर। हाँ, तो जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं आप उनको लगाएं, उनके लगातार अभ्यास करें। आप जो मोबाइल में ऐप्स रखते हैं उनकी जगह आप पढ़ाई से संबंधित ऐप्स रखें, उन ऐप्स पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं, और कम बुक रखें, अच्छी बुक रखें। इसके बाद फिर चीज़ आती है कोचिंग, चौथे पायदान पर। कोचिंग आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई आर्थिक समस्या आ रही है, आप नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी नहीं है, उसके बिना सिलेक्शन ना हो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग के बिना आपका सिलेक्शन संभव ना हो। तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन स्वाध्याय से भी हो सकता है, और अपनी आदत डालें पढ़ने की। और एक भ्रम और है
कि 17 से 18 घंटे पढ़ें, 19 से 22 घंटे पढ़ें, 15 से 50 घंटे पढ़ें, ये सब फालतू की बातें हैं। आप पढ़ें इतना कि जितना आपको समझ में आए, लिखें इतना कि दूसरा समझ पाए। तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आप समझ पाएँ उसे। घंटों का समय कुछ नहीं है। उसमें सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, ऑनलाइन परीक्षा में यह नहीं पूछा जाता कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो तो उसमें कोई नंबर मिल रहे हों आपको। पढ़ना आपको उतना है कि आप जितना समझ पाएँ। आप अगर आपकी मानसिक शक्ति बहुत विकसित है तो आप 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं। और आपको थोड़ी धीरे से समझ में आता है तो आप ज़्यादा पढ़ें। और उस पर ना जाएं कि कौन कितना पढ़ता है, आपके दोस्त कितना पढ़ रहे हैं, वो कितना पढ़ रहा है, वो कौन सी कोचिंग जा रहा है, उसको छोड़ दें। आप कितना पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान दें। परीक्षा का समय है, दूसरे के भविष्य पर दिमाग ना लगाएं और अपने भविष्य पे दिमाग लगाएं। अपनी मेहनत करें। आप जितना आप करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए करेंगे। और अगर आप धोखा देंगे तो सिर्फ आपको देंगे। आप ना तो परिवार को धोखा दे रहे हो, ना कोचिंग वाले को दे रहे हो, ना दोस्तों को दे रहे, किसी को नहीं दे रहे। आप अपने भविष्य को धोखा दे रहे हो। आपको जो समय मिला है वह बहुत अमूल्य है, क्योंकि भारत में संविधान से चलता है देश। यहाँ आयु सीमा निश्चित है। उस आयु सीमा के बाद आप इस पद के लायक नहीं बचेंगे। तो जो भी समय है उसका सदुपयोग करें, पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें कि आपका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है पढ़ाई। उस पर ध्यान दें और अनावश्यक ना ही घूमें, ना ही कुछ काम करें। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें कुछ समय के लिए। इसके बाद फिर आपका भविष्य सुनहरा रहेगा और वह जो आपके मेहनत के दिन हैं वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे कि हमने उन समय मेहनत की थी तो आज हम इस पोस्ट पर हैं। तो मेरा बस यही मेरे दोस्तों से कहना है कि मैंने जो 5-6 बातें बताई हैं वो शायद आपके अगर काम आए तो सर, बिल्कुल काम आएगी सर। ज़रूर याद रखना मुझे आप। और मैं आशा करता हूं कि मेरे जो भी देखने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, वो अपनी तैयारी में मेरी बातों पर अगर थोड़ा भी ध्यान दें तो ज़रूर उनकी ये बातें काम आएंगी। और सबसे समस्या ये है कंपटीशन में कि जो झूठे विज्ञापन चलते हैं कि हमारी कोचिंग इतनी स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, आप इतने पैसे, हम 1001% सिलेक्शन देंगे, ये सब बेफजूल की बातें हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। महेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते थे? सर, आपका फिजिकल की तैयारी कैसे करी थी? बच्चों को ये बताइए सर। आप तो फिजिकली फिट आज भी बहुत हैं, तो सर उसके बारे में बताइए आपने उस टाइम कैसे, और खासकर जब आप ऑलरेडी जॉब में थे फिर भी आपने तैयारी करी। मुझे तो सर एक चीज़ सबसे बड़ी लगती है कि आपने कांस्टेबल की जॉब के साथ में सब इंस्पेक्टर की तैयारी बड़ी उससे करी होगी सर आपने। मैंने अपनी बात को जो शेर के माध्यम से बताया था आपको, वही है कि भाई आग हो आपके अंदर, पढ़ने की ललक हो, पद पाने की भूख हो, तो आप सब करते हैं। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर जो अभी कांस्टेबल्स ही हैं, मतलब उसी पद पे हैं, तो उनके लिए बताइए कि आपने कुछ तो सर टाइम निकाला होगा। आग तो सर सब में रहती है, बहुतों में है, पर आपने कुछ अलग किया सर, तभी आपका इस पद में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले ये सोच लें कि अगर कि आपको जिस आप पद पर हैं उसी पद पर रहना है कि आगे बढ़ना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करनी होगी। अब यह समय आपका है कि आप कैसे समय का मैनेजमेंट कर पाते हैं। भाई जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में किसी भी फील्ड में तो समय हमारा है, हमें उसे निकालना है। ड्यूटी के दौरान भी आप पढ़ सकते हैं और ड्यूटी के बाद आप घर जाएं तो समय निकालें, कैसे भी करके समय निकालें और पढ़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कोई ऐसा काम करें कि गैर हाजिर हो जाएं या कोई गलत करें। बिल्कुल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल मन को शांत रखें और पढ़ाई करें। ड्यूटी 24 घंटे की नहीं है। जो समय ड्यूटी और सोने के बीच बचता है आप उसका प्रयोग पढ़ाई में करें। अगर आपकी ड्यूटी इसी पॉइंट पर ऐसे लगी है कि आप उसमें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई करें। अब मसला है फिजिकल कोचिंग का, तो हम समस्या सिर्फ हर जगह ये एक चीज़ को लेकर आती है महेंद्र जी
कि जो व्यक्ति तैयारी के लिए पद पाने के लिए सक्षम हैं वो तो पढ़ाई के लिए कोचिंग कर सकता है रिटन एग्ज़ाम के लिए, और वो फिजिकल के लिए भी कोचिंग कर सकता है। पर यह भ्रम बहुत ज़्यादा फैल गया है कि हम किसी कोच के अंडर तैयारी करेंगे तो ही हम फिजिकल से निकल पाएंगे। ये भी भ्रम है। आप अगर खुद से ग्राउंड जाना अपनी हैबिट में डालते हैं, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जब भी तैयारी शुरू करते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। एक भ्रम यह भी है, आज वर्तमान परिवेश में हमारे देश में एक वैश्विक महामारी कोरोना की दस्तक है। 2 साल से मध्य प्रदेश में सारे काम ठप पड़े हैं, पर कोरोना चला गया और शायद अब कभी नहीं आएगा लौट के। भर्तियां आएंगी, सिस्टम चलेगा, बशर्ते थोड़ी लेट आएंगी, पर यह समय निकल जाएगा, आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। इसलिए आप इस भ्रम में ना आए कि भर्ती नहीं आ रही। वो प्रशासनिक प्रक्रिया है, वो उसके समय से होगी, पर आप इन चक्करों में रहेंगे तो आपके समय को बर्बाद कर देंगे। आप ये सोचेंगे कि जब भर्ती आएगी, जब मैं पढ़ाई करूँगा, जब मेरा रिटन का एग्ज़ाम निकल जाएगा, जब मैं दौड़ की तैयारी करूँगा। ये बेफजूल है, ये आपने आपको धोखा देने के काम है। आप अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी आज से चालू करिए और ग्राउंड आज से ज्वाइन कीजिए। ग्राउंड की विभिन्न एक्टिविटी, कोई खेल अपना लीजिए। आप अगर गांव के रहने वाले हैं या गांव ग्रामीण परिवेश में हैं, आपकी पोस्टिंग ग्रामीण में है, तो आप रोड पर दौड़िए, जैसे दौड़ सकते हैं। क्रिकेट खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, जो भी गेम है वो कर सकते हैं वो खेलिए, साइकिलिंग चलाइए। समय को बस बर्बाद मत कीजिए अपने को। आप जुड़े रहिए ग्राउंड से, निसंदेह आप भर्ती में, आप फिटनेस प्रक्रिया में पास होंगे। इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सक्षम हैं और फिजिकली थोड़े कमज़ोर हैं, तो आप किसी भी अच्छे फिजिकल कोच को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको रनिंग की वहाँ हर सप्ताह में 1-2 बार टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, तो उससे आपको पता भी चलता रहता है कि आप कितने कमज़ोर हैं रनिंग में। उस हिसाब से आप अपनी रनिंग को बढ़ा सकते हैं। और 800 मीटर 2:40 के लगभग है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग नहीं है, एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल इंसान इसको निकाल सकता है और आप भी बिल्कुल ज़रूर निकालेंगे। तो आप अगर अभी से रनिंग चालू करें, ग्राउंड जाएं, और अगर आप सक्षम हैं और कमज़ोर हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोच की आवश्यकता है, तो निसंदेह कोच को ज्वाइन कर सकते हैं। सही है सर। जी बताएं महेंद्र जी। और सर अपने इंटरव्यू का अनुभव बताइए, आपके इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा था। मैं एक्चुअली आरक्षक रहा हूं, तो मुझसे आरक्षक की नौकरी के दौरान आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस रेगुलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाबा महाकाल की कृपा से मैंने इन सभी क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया था, इसलिए आज इंटरव्यू देने के काबिल बना हूं आपको। और दूसरा ये है कि भाई आप जिस फील्ड से हैं आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपने ग्रेजुएशन किया है, जब भी आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती में शामिल हो रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से हैं, आपने बायो का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। आप जिस फील्ड के हैं उस फील्ड पे पकड़ बनाइए। आपका जो ग्रेजुएशन में विषय रहे हैं उन विषयों का अध्ययन कीजिए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए। और एक और सर, जहाँ के अपन हैं उधर के भी नॉलेज होना चाहिए। हाँ, आपका भौगोलिक परिदृश्य, आप जहाँ के हैं उस भौगोलिक परिदृश्य की, आपके ज़िला, तहसील, गांव अगर वो विशिष्ट है तो उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार नाम का अर्थ भी पूछ लेते हैं, तो अपने नाम का भी पता, अपने परिवेश के विषय में जानकारी, आपकी भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, उस ज़िले से हैं, वहाँ क्या पसंद है, वहाँ कोई ऐसी विशिष्ट चीज़ तो नहीं है जो प्रसिद्ध है, उसकी जानकारी भी रखना आपको बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। और इंटरव्यू में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाता, ऐसे ही नॉर्मल प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका आप आंसर दे सकते हैं सामान्य आपके नॉलेज से संबंधित। तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने खुद के बारे में और अपने ग्राम, तहसील, ज़िला, मध्य प्रदेश, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें तो आपका इंटरव्यू निसंदेह अच्छा जाएगा। आपके कितने आए थे सर इंटरव्यू में? मेरे 8 नंबर आए थे 10 में से।
अच्छे नंबर है, हाईएस्ट मैंने 9 ही सुना है सर इसके। वाह सर, बहुत अच्छे नंबर हैं। तो सर अपनी ट्रेनिंग का अनुभव बताइए आप। ट्रेनिंग का बहुत ही शानदार अनुभव रहा है। अगर हम विद्यार्थी जीवन में जैसे जीते हैं, स्कूल में सबको अच्छा लगता है, ऐसे ही अगर आप भर्ती हो जाते हैं, तो मेरी ये दूसरी ट्रेनिंग थी। तो मैंने एक ट्रेनिंग कर ली थी आरक्षक की, तो मुझे पहले से अनुभव था कि भाई मुझे ट्रेनिंग में कैसे रहना है, मेरे जो साथी आएंगे उनसे कैसा वार्तालाप करना है। तो मेरी ट्रेनिंग मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज भी मेरे बैच में सारे मेरे सूबेदार हैं, सभी से बहुत अच्छे और मधुर संबंध हैं। ट्रेनिंग के दौरान बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, वहाँ भी बहुत सारे नाटक करे और बहुत सारे रोल प्ले किए और सभी को खुश रखने का काम किया, हंसाने का काम किया। और हमारे ट्रेनिंग के दौरान वहाँ के डायरेक्टर महोदय श्री राजेश जी चावला थे। उन्होंने एक अभिभावक की तरह हम लोगों को रखा और बहुत प्यार किया हम लोगों को, और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत शानदार कराई, और वो इनाम भी समय समय पर जो अच्छा करता था उनको देते थे। सर का समय हमें हमेशा याद रखेगा कि हमने इतने अच्छे व्यक्ति के दौरान समय में ट्रेनिंग की, ताकि हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी मिली और हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें कहीं लाके बंद कर दिया गया। हमें वहाँ पारिवारिक माहौल ही मिला। एंजॉय रहा कुल मिला के सर आपका? अच्छा रहा, सीखने भी सर बहुत सारी चीज़ें मिली और सही अच्छे से समय निकला, पता ही नहीं चला, और बहुत सारे नए नए लोगों को जानने का मौका मिला और नए लोगों से सीखने का भी मौका मिला। कहाँ पे हुई थी सर ट्रेनिंग आपकी? हम लोगों की सूबेदारों की जो ट्रेनिंग है वो सागर में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी परकोटा सागर में, और हमारे साथ महिला सब इंस्पेक्टर भी थी। ये 2018 में ट्रेनिंग हुई थी 90वें बैच की। खाने को कैसा मिलता है ट्रेनिंग पे सर? एक चीज़ तो मैंने कभी पूछी नहीं, ट्रेनिंग पे खाने को कैसा मिलता है? खाने में बहुत ही शानदार भोजन मिलता है। मैंने आपको बताया कि हमें श्री चावला सर ने एक अभिभावक की तरह रखा था, तो जैसे अपन अपने बच्चों को भोजन देते हैं ऐसे बढ़िया भोजन मिलता था हमें। नॉन वेज भी मिलता है क्या सर वहाँ की मैस में? आप अगर ऐसा लगता है कि आपको पसंद है, वहाँ किसी को ज़्यादा पसंद नहीं था इसलिए चालू नहीं हुआ, पर हो जाता है, अगर आप चाहें लिखित दें हो जाता है। खाना पीना तो अच्छा मिलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा। और फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सर जो है हमारे सोशल मीडिया और जितने भी मेरे को लगता है कि जो सोशल जो एक्टिविटीज़ रहती है इसमें भी सर बहुत एक्टिव है। सर का फेसबुक पेज भी है जो इसके लिंक में डालूंगा अभी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें देखिएगा कि सर अभी सर लास्ट अभी 4-5 दिन पहले कौन आए थे सर वो? अभी इंदौर के एक मशहूर कॉमेडियन हैं रंजीत जी कौशल, उनने मुझे फ़ोन लगाया था। हमारी बात होती रहती कि सर मैं यातायात जागरूकता के प्रति एक कार्यक्रम रखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपका हृदय से आभार है, और वो आए। हमने उज्जैन के 3 बत्ती चौराहे पर यातायात से जागरूकता का कार्यक्रम किया है, उसकी लिंक भी सर आपको भेज देंगे। और ईश्वर की कृपा से सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मेरी पहली पोस्टिंग उज्जैन में महाकाल के दर पे हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये जो नौकरी है ये सेवा का समय है महाकाल की। उज्जैन बहुत ही प्यारी नगरी है, और आप भी अगर यहाँ आएंगे तो आपको उज्जैन से निसंदेह प्यार हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जॉब में आने के अलावा जैसे भी लोगों की मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। ईश्वर ने कोरोना महामारी के दौरान हमें लोगों की मदद करने का एक मौका दिया, तो हमने मदद की। आप मेरे वीडियोस काफ़ी सारे देखेंगे, पर वो कोई पब्लिसिटी के लिए या लोकप्रियता पाने के लिए नहीं है। हमसे जैसे लोगों की मदद हुई हमने लोगों की मदद की। मेरे पास रोज़ पर डे लोग आते थे, मैं उनका भी लाइव या इंटरव्यू लेता था, उनको के माध्यम से और लोगों को मदद के लिए जागरूक करता था। लॉकडाउन के दौरान मेरे कई मिलने जुलने वाले कई मेरे सहयोगी मित्रों ने बहुत सारे लोगों की मदद की, और मेरी और इससे अधिक जन जागृति के माध्यम से कई लोग ऐसे आगे आए जिनने ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ, राशन, भोजन, पानी उपलब्ध कराया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लोग मेरी बात को इतना महत्व देते हैं कि वो मेरी बात मानकर लोगों की मदद के लिए आगे आए। ऐसे सभी मेरे समाज सेवी भाइयों का आपने के चैनल के माध्यम से भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं अलग से कुछ नहीं करता, बस लोगों की मेरे माध्यम से अगर कोई मदद होती है तो मेरे सोशल मीडिया का यही माध्यम है कि लोगों की मदद हो जाए। और लोग यातायात नियमों के, मेरी वर्तमान में जो पोस्टिंग है 3 साल से वो यातायात में हैं,
तो मेरा एक उद्देश्य यह भी रहता है कि सड़क दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा मृत्यु होती हैं यातायात के प्रति जागरूकता ना होने के कारण। तो लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता रहे, हम लोगों की मदद कर पाएँ, बस हमारा यही लक्ष्य है और इन्हीं चीज़ों को लेकर हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं सर। सही है सर। आपकी सर मैंने जितना ड्यूटी के देखा है, काफ़ी बार आप अपनी ड्यूटी को एंजॉय करते हो सर, ये बात तो है मैंने देखा। ऐसा नहीं है कि कोई ठीक है चालान नहीं काटना, सब कुछ करना, मास्क ही नहीं। सर समझाते भी बहुत अच्छे हैं लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें समझा के भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अपन किसी को दंडित करें। बिल्कुल, आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। किसी भी पुलिसिंग का पहले ये है कि भाई दंड तो आखिर है, दंड आखिर में है कि भाई आप लोग जब मान ही नहीं रहे तो बिल्कुल उन्हें दंडित किया जाए, जभी वो मानेंगे। पर हेलो तो फ्रेंड्स जो है सर का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें सर थोड़ा आप अपनी जो एक्टिविटीज़ रहती है उसमें सर आप उसको अपलोड करते हैं ना जी। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा मैं, और ये भी स्क्रीन पे भी आप देख ही लीजिए। और सर अपना थोड़ा और बताइए सर, बच्चे जो है देखो मैं खुद भी सोचता हूँ कि जॉब लग गई, जॉब के साथ में अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर लें जिस टाइप से। अब मेरे इस काम से आपके माध्यम से बच्चों का सर कुछ ना कुछ वो हो जाए, क्योंकि अपन सबने एक ही स्ट्रगल किया है 2015, 16, 17 के दौर का। तो सर और बताइए सर अपने बारे में, आपका सोशल वर्क और स्टूडेंट्स को सर फाइनल आप टिप दीजिए सर। मैंने सोशल वर्क के बारे में आपको बताया है कि हम पुलिस की नौकरी में सबसे ज़्यादा आपको समाज सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि जिस माध्यम से भी लोगों की मदद हो पाती है हम वो मदद कर पाएँ, वो करते हैं। इसलिए और आज के ज़माने में सबसे सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया। तो हम जो कहना चाहते हैं लोगों से, हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जागरूक करता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर समाज सेवा रहता है और जन जागृति। हम यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहें और हम लोगों की मदद कर पाएँ और हम लोगों को अपराध करने से रोकें, यही हमारी प्राथमिकता है। और इन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर हम लगातार फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं। बाकी सर आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेज देंगे, आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। सूबेदार इंद्रपाल सिंह राजपूत के नाम से मेरी आईडी है। और यूट्यूब चैनल किस नाम से सर? वो भी इसी नाम से है। आप इस पर जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मेरा दूसरा ये कहना है कि तैयारी से संबंधित या आपको कोई समस्या है तो आप फेसबुक के माध्यम से मुझसे जुड़ के बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मुझसे जो बन पड़ेगा अच्छे से अच्छा मैं आपकी मदद करूँगा। और सर टिप्स को लेके मेरा सबसे पहली बात ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है समर्पण, कि आपको वास्तव में बनना है कि सिर्फ यहाँ आप मजाक करने के लिए आए हैं। क्या होता है, मैं जो इंटरव्यू इस माध्यम से दूंगा सर वो बिल्कुल 100% क्लियर दूंगा। यहाँ मुझे अपनी कोई पब्लिसिटी भी नहीं करनी है, मैं बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट और हकीकत की बात करूँगा। सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आप मजाक करने के लिए, परिवार वालों को संतुष्ट करने के लिए कोचिंग जाते हैं। परिवार वाले, समाज वाले, घर वाले या दोस्त यार हाँ कहें कि वो बैग टांग के कोचिंग जा रहा है, या आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ये कोचिंग का नाटक कि आपको सही में पोस्ट लेना है। अगर आपको सही में पोस्ट लेना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आपका घूमना त्यागना पड़ेगा, आपको अपना वो सब कुछ त्यागना पड़ेगा जो एक नई उम्र का युवा अवस्था में लोग करते हैं। आपको अपनी जो भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या जो भी इस टाइप के काम हैं वो त्यागने पड़ेंगे। आपको आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना पड़ेगा। आप पढ़ाई पर केंद्रित होंगे जब ही आपको पोस्ट मिलेगी। तो पहली बात आप अपने आप से पूछ लें, क्या मैं मजाक तो नहीं कर रहा? अगर ये मजाक है तो ये मजाक सिर्फ आपके साथ कर रहे हो, आप किसी के साथ नहीं कर रहे। आप धोखा दे रहे हो तो अपने आप को पहले क्लियर कर लें कि आपको पढ़ना है, पोस्ट लेना है तो आप पढ़ाई शुरू करें। अन्यथा अपने परिवार का पैसा, अपना समय बर्बाद ना करें। आपको जिस फील्ड में अच्छा लगता है आप वो फील्ड करें। अगर आपको लगता है कि आप ये पोस्ट ले सकते हैं और आपका इसको सेवा को अच्छे से कर पाएंगे तो ही आपको ये चुनें। अन्यथा आपको ये लगता है कि आपके बस की ये बात नहीं है तो इस लाइन को आप ना चुनें। आपका जिस तरफ मन जाता है वो काम करें। दूसरी बात, समर्पित हो जाएं। परीक्षा पेपर होगा, परीक्षाएं आएंगी, भर्ती आना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। आप
उसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी आत्मा को दुखा सकते हो, अपना समय बर्बाद कर सकते हो उसके विषय में सोच के कि कब आएगी, जब उसका समय होगा आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप ऑल टाइम अपनी तैयारी रखें, लगातार टेस्ट पेपर करें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो समय है वो पढ़ाई में केंद्रित करें, अपने दोस्तों से बात करें तो इधर उधर की बातों से ना करके पढ़ाई के संबंधित में चर्चा करें, पढ़ाई की बातें करें। आप जो पढ़ रहे हैं दिन में 1 घंटे आधे घंटे बाद उसको पूरे को मन में सोचें। पढ़ाई यहाँ से होनी चाहिए, यहाँ किताबों में नहीं होना चाहिए, आपको पूरा यहाँ याद होना चाहिए, मस्तिष्क में आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए। आपने जो पढ़ा है उसे अपने मन में किताब को बंद करके दोहराएं, पढ़ाई का मनन भी करें, आत्मसात करें पढ़ाई को, और किताबों पर ना जाएं। बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो में पहले हमने किताबों के नाम आपको बता दिए हैं। यहाँ मैं फिर से कहूँगा, हमारा उद्देश्य किसी का प्रमोशन करना बिल्कुल भी नहीं है। जो किताबें अच्छी हैं उनको आपको नाम बताए गए हैं, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपके पास अगर और अच्छी किताबें हों तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। किताबें सारी अच्छी होती हैं, और हम कैसे हैं ये बात पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना पढ़ पा रहे हैं, उसको कितना आत्मसात कर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि आप मोबाइल में दूसरी चीज़ों को देखने के ना करके एप्लीकेशन को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगाएं, लगातार पढ़ाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बात कि दूसरों को ना देखें वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी कोचिंग जा रहे हैं, वो कितना पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं। हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, खुद की पे लगातार पढ़ना है, लोगों पर ध्यान नहीं देना और भटकना नहीं है। भर्ती ज़रूर आएगी और आपका सिलेक्शन 1001% होगा। बस आप जुट जाएं, लगातार आज ही से अपनी पेन कापी किताब मोबाइल लेके लगातार पढ़ाई करें, और पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करें, ग्राउंड जाएं, रनिंग करें, क्योंकि स्वस्थ तन में जब स्वस्थ मन रहता है तो उसी का तन भी स्वस्थ रहता है। तो आपका मन भी स्वस्थ होना चाहिए। फालतू के विचार, गंदगियाँ अपने मस्तिष्क से निकालें और अच्छा खाना खाएं और पढ़ाई करें। इकट्ठा बहुत ज़्यादा भोजन ना करें, इससे आपको नींद आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके भोजन करें, और रात को अब ये आप मतलब एक दिन में तो अभी पढ़ाई हो नहीं जाएगी। रात को 4-5 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे दिन 2 बजे उठ रहे हैं, तो पूरा इससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम और विभिन्न प्रकार की आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए समय से पढ़ें। आप अति ना करें कि आपको 12 बजे के बाद नींद आ रही है, आपकी किताब हाथ से गिर रही है छूट के, आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, उससे आपका कोई भला नहीं होगा। उस समय पढ़ा हुआ ना तो आपको याद रहेगा, वो आपका नींद आने का समय है, आपका दिमाग भर चुका है। अब आप सो जाइए। समय सुबह जितना समय आपको लगता है कि भाई उठ सकते हैं, फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यहाँ मेरा किसी भी सबके लिए बात कोई लागू नहीं होती, आपका जैसा भी सिस्टम हो, पर मेरा ये कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई 4 बजे रात तक जगे तो भी वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। आप समय से सो जाइए और सुबह समय से उठ जाइए, और सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। आप शाम को समय जब आपको लग सकता है कि भाई 5:30 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, उस दौरान मन नहीं लगता पढ़ाई में, उस दौरान आप ज़बरदस्ती मत कीजिए अपने साथ। उस समय आप घूमने जाइए, साइकिलिंग कीजिए, और साइकिलिंग करके आइए, आपका मन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, मूड। फिर से थोड़ा खाना खाइए और फिर 7:30-8 बजे फिर बैठ जाइए। फिर आप अपनी पढ़ाई को करें, सिटिंग लें 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। 11:30 बजे के बाद आपको नींद आने लगेगी, सो जाइए। सुबह 5-6 बजे तक उठिए, फिर पढ़िए। तो यहाँ कोई ये नहीं लिखा कि भाई कोई 4 बजे रात तक पढ़ेगा वो ही बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समय पे सोइए, समय अपना खुद बनाइए। भोजन थोड़ा करके लें, बहुत ज़्यादा भोजन ना करें, वह आपको नींद आएगी आपको उससे, और आपका सिस्टम बिगड़ेगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। और दूसरा ये है कि भाई पढ़ाई के लिए धूम्रपान के साधनों का उपयोग कतई ना करें, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय काफ़ी पी सकते हैं, उससे आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी और आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए पर ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नींद आने लगी तो आप सो जाइए, सुबह उठ के पढ़िए, आप और अच्छा करेंगे उससे ज़्यादा। तो आप अपने भोजन को थोड़ा थोड़ा करके लें, इससे आपको नींद नहीं आएगी। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा
इनसे आप अपनी पढ़ाई को देर रात तक जगने की जो आदत डालने की सोच रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ इसलिए प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपको। इन आदतों को छोड़ दीजिए, ये आपके लिए घातक हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बढ़िया बादाम भिगोकर खाइए, इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अंकुरित अनाज खाइए, फाइबर युक्त भोजन करिए और इससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका मन लगेगा। और अगर आपको नींद जब आ रही है, आपकी बिल्कुल अब गुंजाइश नहीं है कि आप पढ़ पाएंगे, तो किताब को बंद करिए, सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए और फिर पढ़िए। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बातें, अगर इन प्रैक्टिकल बातों को आप अपनाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत तो मदद ज़रूर मिलेगी। थोड़ी बहुत नहीं सर, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इनफैक्ट यही चाबी है सक्सेस की फ्रेंड्स। सर ने जो बोला है ये बातें, देखो सर ने अपनाई है, तभी आज सर को ये वर्दी मिली है। मुझे भले ही वर्दी नहीं मिली, पर यही मेरी भी जो जितनी भी थी काम करने की, पढ़ने की प्रक्रिया ऐसी ही थी सर की है। तो सर एक चीज़ और मैं पूछ रहा था, जैसे आपको फिटनेस का भी बहुत शौक है, सर की बॉडी बिल्डिंग भी है, मैंने कुछ फोटोज़ भी देखे हैं सर के। तो अभी क्या थोड़ा आगे कुछ MP पुलिस में बॉडी बिल्डर का है क्या सर आपका? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं है वो। दिखा दो आप। नहीं, मेरे बल्ले तो है भी नहीं है। मेरे साथी मनीष शुक्ला जी हैं, उनका भी आपने इंटरव्यू लिया था। उनको थोड़ा फिटनेस का ज़्यादा शौक़ था, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने भी जिम जाना शुरू किया है। और मेरा तो अभी बहुत शुरुआती चरण है, मैं सीख रहा हूँ अभी मैं सभी। और इसके पहले मैं साइकिलिंग का शौक़ रखता हूँ, साइकिलिंग हमेशा करता हूँ। और जितना भी हमें समय मिलता है, हमें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, शरीर को सही रखना चाहिए। इससे हमारी जीवन की अवधि भी ज़्यादा होगी और हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। जब हम स्वस्थ होंगे तो अपनी सेवाएं ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। और ये बात आप पर भी लागू होती है, आप स्वस्थ होगे जब भी ज़्यादा पढ़ सकते हो और अच्छा पढ़ सकते हो। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश करें और ज़्यादा पढ़ने की अपेक्षा अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, उस सिद्धांत पर ना जाएं, बहुत सारी बुक्स पे ना पढ़ें, इससे आप कंफ्यूज होंगे। एक बुक में गलत लिखा है, सही लिखा है, इसको विवाद में ना पढ़ें, कौन सी बुक सही है, कौन सी अच्छी है, इन चक्करों में बिल्कुल ना पढ़ें। बुक सभी अच्छी रहती हैं, हमें समझदारी से काम करना है, लोगों की बातों में नहीं आना, किसी के भ्रम में ना आकर अपनी पढ़ाई पे देना है। जो बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाए गए हैं, उनमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप अपने घर पर भी रहकर बिल्कुल 1001% सिलेक्शन ले सकते हैं। स्वाध्याय कीजिए, आप बिल्कुल इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। और रनिंग की प्रैक्टिस बढ़ाइए। हाई जंप 3 इवेंट उस परीक्षा में होते हैं, थोड़ी थोड़ी करके 3 इवेंट की आप क्या है दिक्कत यहाँ पर महेंद्र सर ये है कि लोग सोचते हैं कि जब मेरा रिटन एग्ज़ाम निकल जाएगा, जब मैं दौड़ने पहला कदम रखूँगा ग्राउंड पर, फिर आप जब उस दिन पहला कदम रखते हैं तो फिर वो आपका आखिरी कदम वहाँ हो जाता है लाल परेड ग्राउंड पर। इसलिए आपको जब आपने सोच लिया कि मुझे पोस्ट लेनी है, मुझे पद लेना है, मुझे थानेदार बनना है, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ रनिंग एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। आप ग्राउंड जाइए, ग्राउंड जुड़े रहिए, उससे आपको 2-3 फ़ायदे और होंगे। उससे आपको पहला फ़ायदा ये होगा को आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी, पढ़ाई की कौन कौन सी ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं, कौन सा क्या चल रहा है। वहाँ जो लड़के मिलेंगे वो नए नए क्वेश्चन निकालेंगे, उन क्वेश्चनों की बातें आपको क्या है, जहाँ आप पढ़ाई की जगह जाएंगे, ग्राउंड जाएंगे, उससे वहाँ से आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आप जो समय 5 और 6 के बीच आपका जब मन नहीं लगता पढ़ाई से, उस दौरान आप गोलगप्पे खाने ना जाएं, प्लीज़ चौपाटी पर ना जाएं। उस दौरान आप ग्राउंड जाएं, वहाँ आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपकी रनिंग भी होगी और आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और आपकी ग्रुप डिस्कशन भी होगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि गोलगप्पे को छोड़ के अपने जीवन के गोलगप्पे पर ध्यान दें, अपनी तकदीर को बनाएं, अपने कैरियर पर ध्यान दें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं, और ताकि आप समाज, देश और अपने परिवार का नाम रोशन करें और सभी के काम आ सकें। सही है सर। वास्तव में सर आपकी स्पीच बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मोटिवेशनल थी। मैं अपने थंबनेल में भी यही डालूंगा सर। मुझे भी बड़ा एक वापस ऐसा लग रहा है कि पढ़ने बैठ जाऊँ। सर थैंक यू सो मच। अभी एक्चुअली में क्या है कि मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूँ।
हाँ अभी भी पढ़ रहा हूँ। अभी क्या और कर रहे जो मज़ा, जैसे मान लो पोस्ट में बन गया, पर एक्चुअल बात कर रहा हूँ बिल्कुल मैं, ये इंटरव्यू है ठीक है, पर जो मज़ा उसमें पढ़ाई का समय था कि बिल्कुल पागल होकर पढ़ाई कर रहे हैं कि बनना, वो मज़ा अब नहीं है, ना कभी हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपका वो जो समय है पढ़ाई का, वो बिल्कुल वो सब कुछ है। आप मतलब इतनी ललक आपको रहेगी इस पोस्ट की, वही ललक आपको बनाएगी। और जो मज़ा, जो समय आपको गलत समझ रहे हो कि हम पढ़ा रहे हैं, मर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल अपने यहाँ कुछ समय नहीं है, हम घूम नहीं पा रहे हैं, हम पार्टी नहीं कर पा रहे, भाई आपके पास लोग दौड़ते आएंगे। आप पड़ा है सर। हाँ, जीवन पढ़ा है इन सब कामों के लिए। आप पढ़ाई एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, पर आपका भविष्य सुनहरा है, लोग आपको जानेंगे। जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं वो आपको नमस्ते सर करेंगे। आपका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। आप समाज में आगे बढ़ेंगे, आप समाज के लोगों के काम आ सकते हैं, आप अपने परिवार के लोगों के काम आ सकते हैं। आप अपना, अपने परिवार का, अपनी समाज का, अपने देश का विकास कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। तो ये जो आपका पढ़ाई का समय है यह बहुत ही कीमती है। मेरा आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के अपील है कि आप इस अपने अमूल्य समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें घूमने में, इस अमूल्य समय का पढ़ने में उपयोग करें। यह समय आपके जीवन के भविष्य की चाबी है, जिससे आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। तो आप लगातार कठिन परिश्रम करें, पढ़ने में दिमाग लगाएं, फालतू की बातों पर दिमाग छोड़ दें। मोबाइल का उपयोग पढ़ाई से संबंधित ऐप के लिए करें। मोबाइल का उपयोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब हर चीज़ में काम की जानकारी है। आप हंस की बारे में जो कहानी है कि भाई वो पानी वानी अलग कर देता है, और ये हंस है ना, वो पानी और दूध अलग कर देता है। तो आप हंस बनिए कि मोबाइल में अच्छी जानकारी भी हैं, आप अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छी जानकारियाँ मोबाइल से निकालें, अच्छे वीडियोज़ देखें पढ़ाई से संबंधित, और ऐप का प्रयोग करें। हम सभी की, हम मानव हैं और मानव की प्रकृति रहती है कि हम अगर स्टडी में बैठ रहे हैं तो हमारा बार बार हाथ मोबाइल पर जाएगा कि मेरी फ़ोटो पर कितने लाइक आ गए, एक बार और देख लूं। तो उस चीज़ को छोड़ के आप अपने पढ़ाई से संबंधित ऐप पढ़िए, टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक अपना समय पढ़ाई में लगाइए। ये आपका सुनहरा समय, आपके सुनहरा भविष्य बनाएगा। इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ कि मेरी बातें जो मैंने यहाँ बोली हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों के लिए बोली हैं, उनके भविष्य के लिए, आप अगर इस पर थोड़ा बहुत अमल करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर ये आपके काम आ सकती हैं। और महेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर आपका ये इंटरव्यू सुन के, और वास्तव में आपने बहुत अनुभव भी बताया। फैक्ट बेसिकली अनुभव ही है ये इंटरव्यू, मतलब अनुभव है। और वास्तव में सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। तो सर और कुछ बताएंगे कि सी ऑफ करें? और किस, मेरा ये कहना है कि भारत गाँव का देश है। आप बिल्कुल ये छोड़ दें बात कि आप गाँव से हैं, आप कोचिंग नहीं है वहाँ पर, आप इसलिए थानेदार नहीं बन पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। और कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी संस्थान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे होते हैं हम। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ 12th तक, और मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई प्राइवेट की है। कॉलेज का मैंने मुंह नहीं देखा है, परीक्षा देने के लिए गया था सिर्फ। तो ये चीज़ें फालतू की हैं कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, बिल्कुल इनमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपको ग्रेजुएशन करना है, आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और आप अगर ग्रामीण परिवेश से हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी बुक्सों के नाम बताए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और आपको कहीं कोई समस्या लगती है तो महेंद्र सर से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। मेरा बहुत बहुत स्वागत है, हम लोग सभी की मदद करेंगे जो हमसे बन पड़ती है जिस प्रकार से। और इन्हीं सब बातों के साथ कि आप मेरी बातों को अमल में ज़रूर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। वास्तव में सर आपका इंटरव्यू बहुत जोरदार था। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, पढ़ने तो आप लोग अभी, मतलब मेरे को तो लगता है इंटरव्यू चलते चलते ही पढ़ने बैठ गए होंगे सर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद सर।